Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel's online classes. आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट का जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फिजिकल चेंज के बारे में। व्हाट इज़ अ फिजिकल चेंज, व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, रस्टिंग क्या होता है एंड क्रिस्टलाइजेशन क्या क्या होता है। तो ये सब चीज़ जो है वो हम इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ वी सी ए नंबर ऑफ चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस। हम अपनी डे टू डे लाइफ में मीन्स प्रतिदिन हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो अपने इर्द गिर्द देखने को हमें मिलती हैं। न्यू प्रोडक्ट्स आर ऑफन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस। कुछ नए प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे लाइफ के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से हमें कुछ नए प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। समटाइम्स वी आर एबल टू टर्न द न्यू प्रोडक्ट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कभी कभार हमें क्या देखते हैं कि जो चेंज्ड प्रोडक्ट होता है, मीन्स अगर कोई दो चीज़ों को हमने मिलाया है और उनसे मिलने पे एक हमें नया प्रोडक्ट मिला है, तो उस नए प्रोडक्ट को हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एट अदर टाइम्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कभी कभार जो है वो ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होती है कि आपका जो नया प्रोडक्ट बना है आप उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। कभी कभार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट जो बनता है, नया प्रोडक्ट जो बनता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और कभी कभार जो है वो ऐसा नहीं भी हो सकता है। Have you ever noticed that when your mother makes chapatis, she has to make the dough from wheat flour? क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, कभी ये आपने ध्यान दिया है कि जब आपकी माता जो है, आपकी मदर जो है वो चपातीस बना रही होती है, रोटियां बना रही होती है, तो शी हैज़ टू फर्स्ट मेक द डफ। तो उनको पहले क्या करना पड़ता है, एक डफ तैयार करना पड़ता है। डफ क्या होता है, जो गूंदा हुआ आटा होता है, फ्रॉम व्हीट फ्लोर। मेकिंग डफ फ्रॉम फ्लोर इज अ परमानेंट चेंज। तो वो जो गूंदा हुआ आटा है वो एक परमानेंट चेंज है, किसका, फ्लोर का। मीन्स आटे को हमने परमानेंटली चेंज कर दिया इनटू द फॉर्म ऑफ ए डफ, तो एक वो परमानेंट चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उस डफ को हम वापस से आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, एक परमानेंट चेंज। द डफ कैनॉट बी टर्न्ड इनटू ड्राई फ्लोर अगेन। वो जो डफ, जो गूंदा हुआ आटा है, उसको हम फिर से फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो सूखा हुआ आटा होता है उसमें हम फिर से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। व्हेन मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जब दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज अ परमानेंट चेंज। तो वो जो चेंज होती है एक परमानेंट चेंज होती है। परमानेंट चेंज क्यों कहा है, क्योंकि दही को हम फिर वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। द कर्ड कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू मिल्क। वो जो दही है वो वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, परमानेंट चेंज। कि जो प्रोडक्ट बना उसको वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में अगर ना लाया जाए तो वो जो चेंज कहलाती है वो कौन सी चेंज होती है, आपकी परमानेंट चेंज होती है। When you do not need a sheet of paper, you shred it into small pieces and throw it away. जब आपको कोई किसी पेपर की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर समटाइम्स हमारे पास कोई कागज़ होता है, हम अपनी नोटबुक्स में से एक पेज फाड़ लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम जो है वो टॉर्न ऑफ कर देते हैं, उसको फाड़ देते हैं, ठीक है, और उसको फेंक देते हैं। बट इन केस यू टीयर अप ए यूजफुल शीट ऑफ पेपर बाय मिस्टेक, कैन यू चेंज द बिट्स ऑफ पेपर इनटू द ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर। लेकिन अगर गलती से आपका कोई पेज फट जाता है, मीन्स आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए किसी भी पेज के जो आप नहीं करना चाहते थे, वो बाय मिस्टेक हुआ आपसे, तो क्या आप उस शीट ऑफ पेपर जो आपने फाड़ा हुआ है उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, उसको एक पेज की फॉर्म में आप ला सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। नो, यू कैन नॉट। Thus, we realize the certain changes are permanent in which the new product formed cannot be changed back into its original form. इसलिए हमें इन एक्टिविटी से ये रियलाइज होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है। अगर वो एक बार उनकी ओरिजिनल फॉर्म चली गई तो हम बैक से उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। What happens when you take ice cubes out of the freezer? लेकिन तब क्या होगा जब आप आइस क्यूब्स को फ्रीजर में से बाहर निकालेंगे?
अब देखिए, द आइस ग्रेजुअली मेल्ट्स एंड बिकम्स वाटर। तो अगर हम फ्रिज में से आइस को बाहर निकालेंगे तो वो जो आइस है वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको गर्माहट मिलेगी और गर्माहट की वजह से वो जो आइस है, वो जो बर्फ का टुकड़ा है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। द मेल्टेड आइस कैन अगेन बी चेंज्ड बैक इनटू आइस बाय कीपिंग इट इन द फ्रीजर फॉर सम टाइम। अब जो आइस का टुकड़ा पानी में कन्वर्ट हुआ, अब उस पानी को हम वापस से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, उस पानी को अगर हम फिर से फ्रिज के अंदर रख दें, फ्रीजर में रख दें, तो वो फिर से वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, फिर से वो आइस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो चेंज होगी, ये एक आपकी कौन सी चेंज होगी, टेम्पररी चेंज। मींस इसमें आप प्रोडक्ट को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या था, आइस था। तो आइस को जब हमने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाला तो आइस किस में कन्वर्ट होगी, किस में चेंज होगी, वो पानी की फॉर्म में चेंज होगी। अब मुझे चाहिए कि मैंने उस पानी को फिर से आइस की फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं बिल्कुल कर पाऊंगा। कैसे, मैं उसी पानी को फिर से फ्रिज के अंदर रख दूंगा और थोड़ी देर के बाद वही पानी जो है वो फिर से अपनी ओरिजिनल फॉर्म, दैट इज आइस की फॉर्म में वो आ जाएगा। In the same way, if you collect the wax that was melted from candles burning during Diwali, you can again make a new candle by remelting the wax and pouring it into a mold and allowing it to cool for a little while. You may add even some other color to it. इसी तरह की एक और एग्जांपल है, जैसे कोई कैंडल है, कोई हमारे पास एक छोटी सी कैंडल है, तो उसको जब हम जलाते हैं तो उसमें से वैक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वैक्स जो है वो निकलता जाता है। लेकिन अगर हम उस वैक्स को फिर से कलेक्ट करके उसको एक मोल्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, मीन्स उसको एक शेप दे दें, तो वो क्या हो जाएगी, फिर से एक कैंडल में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स वैक्स को हम फिर से कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी चेंज कौन सी है, टेम्पररी चेंज। मीन्स अगर एक कैंडल है, उसको हमने जलाया और कुछ टाइम के बाद वो जल के किस में कन्वर्ट होगी, वैक्स में कन्वर्ट होगी। और वही वैक्स को जब हम मेल्ट करेंगे और उसको कोल्ड कहीं कूलिंग जगह पे रखेंगे, कोई ठंडी सी जगह पे रखेंगे, तो वो फिर से एक कैंडल की फॉर्म ले लेगी। और उसमें हम कुछ और कलर भी उसको दे सकते हैं बाय एडिंग सम अदर कलर टू इट। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ चेंजेस दैट यू सी अराउंड यू। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। बेसिकली दो तरह की चेंजेस होती हैं, एक होती है फिजिकल चेंज और एक होती है केमिकल चेंज। अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताई, जो इस बुक के अंदर एग्जांपल्स दी हुई थी, वो कौन सी चेंजेस थी, फिजिकल चेंज थे, क्योंकि वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रही थी। अब देखिए, आटे को जब हम आटे के अंदर जब पानी डालते हैं तो वो एक पूरी तरह से डफ बन जाता है, तो वो क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज हुई, उसका जो आकार है वो चेंज हो गया। उसी तरह से जैसे आइस को जब मेल्ट करना होता है तो उसको हम फ्रिज से बाहर निकालते हैं, तो आइस जो है वो अपनी फिजिकल चेंज से पहले कौन सी फॉर्म में थी, वो सॉलिड फॉर्म में थी। आइस क्या होती है, एक सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जब हमने उसको बाहर निकाला तो वो किसकी फॉर्म में चेंज होगी, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी। और लिक्विड फॉर्म से फिर से हम बैक उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चेंज होती है, जो फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर चेंजेस आती हैं, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और दूसरी चेंज जो होती है वो केमिकल चेंज होती है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वी शैल लर्न मोर अबाउट दिस चेंजेस बाय परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज। इन दोनों चेंजेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। जैसे फर्स्ट वन है फिजिकल चेंज क्या होती हैं। ए सब्सटेंस इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक सब्सटेंस जो है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये क्या चीज़ है। लाइक इट्स शेप, उसकी शेप को देख के, उसके साइज को देख के, उसके कलर को देख के, उसकी स्टेट को देख के, और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिजिकल चेंजेस में वैरी करते हैं। वी नो दैट वाटर इज वेट एंड गोल्ड इज शाइनी। हमें पता है कि पानी जो है वो गीला होता है एंड गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, वो शाइनी होता है, वो चमकदार होता है। तो ये क्या है, गोल्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो शाइनी है, और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो गीला होता है। ऑलराइट, दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई दम। इस तरह से हम चीजों को, हम सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस से। When there is a change in any of the physical properties of a substance, its shape, size, color or state changes, this type of change is called a physical change. जब हमें लगता है
कि किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चेंज आ रही है, जस्ट लाइक उसकी शेप में चेंज आती है, उसके साइज में चेंज आती है, उसके कलर में, या फिर उसकी स्टेट में चेंज आती है, तो उस तरह की चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ चेंज। कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो इस तरह की चेंज में नहीं बनता है। जैसे जो नया सब्सटेंस बनेगा वो हमेशा एक केमिकल चेंज में बनेगा। केमिकल चेंज मीन्स जब 2-3 प्रोडक्ट्स जो है वो मिलते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आटे में अगर पानी डाल दें तो आटा एक सब्सटेंस और पानी दूसरा सब्सटेंस हो गया, तो दोनों जब मिक्स हुए तो क्या बनाया उन्होंने? एक डफ बनाया। ठीक है, तो ये होगी केमिकल चेंज। लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता है। इट इज यूजली रिवर्सिबल। ठीक है, ए फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स चेंजेस दैट डू नॉट ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। फिजिकल चेंज जो है वो किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं लाता है। देयर इज नो चेंज इन द मैटर ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग ए चेंज। इट इन्वॉल्व्स ए चेंज only in physical properties like in texture, like change in texture, shape, size, color, odor, volume, mass, weight and density। बस इन चीज़ों के अंदर जो है वो चेंज आ सकती है फिजिकल चेंज में अंदर, बाकी और कोई भी चेंज जो है वो नहीं आती है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास पानी है। अब पानी क्या है? वेट है। वो क्या है? पानी हमेशा जो है वो गीला ही रहता है, लेकिन उसके अंदर मैं चेंज ला सकता हूं, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं ला सकता। उसके सिर्फ शेप में, साइज में या फिर उसके कलर में चेंज ला सकता हूं। अगर वाटर का पहले कोई कलर नहीं होता, अगर उसके अंदर मैं रेड कलर मिक्स कर दूं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मीन्स उसके कलर में, उसके शेप में, शेप जिस भी बर्तन के अंदर मैं पानी को डालूंगा तो वो उस शेप का कन्वर्ट हो जाएगा, उस शेप के अंदर वो ले लेगा। तो हम कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके हम शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, वॉल्यूम, मास और वेट में ही चेंज ला सकते हैं, लेकिन कोई भी उनके फिजिकल चेंज नहीं ला सकते। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज कैन बी सीन इन मेकिंग ए वुडन बैट। एक फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल जो है वो वुडन बैट को बनाते हुए देखी जा सकती है। वुड इज केयरफुली क्राफ्टेड इनटू ए शेप विच विल इनेबल ए बैट्समैन टू बेस्ट अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है, तो एक वुड जो है वो केयरफुली क्राफ्टेड, उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसको एक शेप दी जाती है एक बैट की, जो इनेबल करता है एक बैट्समैन को ताकि वो फोर्स अप्लाई कर सके बॉल के ऊपर। ठीक है, तो है क्या? वो वुड है, वो एक सब्सटेंस क्या है? वुड है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वही है, लेकिन बस उसकी शेप में हमने चेंज की, उसकी शेप जो है वो चेंज कर दी। पहले वो सिंपल एक वुड थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था, लेकिन उसको चेंज करके एक बैट की फॉर्म में ले आए, लेकिन रहा क्या? वो वुड ही रहा। Even though the wood has changed shape and therefore physical properties, the matter of which the wood is made has not been altered. Although the wood has changed shape, वुड की जो लकड़ी की जो शेप है वो तो चेंज की गई, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो वुड है तो वो वुड ही रही। उसमें अब ये नहीं है कि उसको अगर बैट की फॉर्म, वुड को बैट की फॉर्म में लाया तो वुड जो है वो कन्वर्ट होके किसी और की फॉर्म जो है वो ले ली, सोने की, चांदी की, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, बस उसकी शेप में जो है वो एक चेंज लाई गई। द बैट एंड द ओरिजिनल पीस ऑफ वुड आर स्टिल द सेम मटेरियल। बैट और जो वुड है वो सेम ही मटेरियल है, मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 1 दी हुई है। केमिकल चेंज आगे पढ़ेंगे। केमिकल चेंजेस क्या होती हैं? ए केमिकल चेंज इज अ प्रोसेस विच द सब्सटेंस गेट चेंज। केमिकल चेंज वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल थी कि एक फ्लोर है, ठीक है, आटा है, आटे में हमने पानी मिक्स किया तो उसने किसकी फॉर्म ले ली? एक डफ की फॉर्म ले ली। तो वो उस तरह की चेंज जो होगी वो कौन सी चेंज होगी? आपकी एक केमिकल चेंज होगी। Chemical change occurs whenever compounds are either formed or decomposed. Chemical change जनरली तब होती है जब एक कंपाउंड जो है वो बनता है या फिर डिकम्पोज होता है। During a chemical change, usually a chemical reaction takes place. एक chemical change के दौरान एक chemical reaction जो है वो होती है। There is a rearrangement of atoms of the substance that makes a new product with totally different properties. वहां पे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, मींस कुछ एटम्स जो हैं वो
हटके जो है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और ये रिएक्ट कर रहा है हमारा H2O के साथ, वाटर के साथ। तो सोडियम क्लोराइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम पहले क्लोराइड के साथ अटैच था, तो जब नया प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। मींस जो Cl था वो हटके चला गया, अलग से फॉर्म हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान होते हैं। ए केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज एंड इज देयरफॉर इरिवर्सिबल। एक केमिकल चेंज जो होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है जिसको हम इरिवर्सिबल कह सकते हैं। मींस उसको दोबारा से हम वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ ए लॉग ऑफ वुड, अगर हम किसी लकड़ी के टुकड़े को, एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को जलाया जाए, ठीक है, तो वो रिएक्शन जो होगी वो एक परमानेंट रिएक्शन होगी और उसको हम कहेंगे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्योंकि अगर आपको बोले कि जो जलाया हुआ लकड़ी का टुकड़ा है उसको फिर से लकड़ी में कन्वर्ट करो, तो वो उसको हम लकड़ी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसी तरह से जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, मींस लोहे को जो जंग लगता है, वो भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। ए केमिकल चेंज जनरली इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होता है, कलर चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है और उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है, अकम्पेन्ड विद द प्रोडक्शन और लॉस ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द केस ऑफ ए बर्निंग पेपर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक पेपर को जो है वो जलाया जा रहा है। हीट एंड लाइट आर आल्सो गिवन आउट इन द सर्टेन चेंजेस। अगर एक पेपर को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी और उसमें से लाइट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट एंड लाइट आर आल्सो गिवन आउट इन द सर्टेन चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल एज सीन इन बर्स्टिंग क्रैकर्स। जैसे अगर हम पटाखों को फोड़ते हैं तो उसमें से कौन सी चेंज हमें देखने को मिलती है। पटाखों को जब हमने फोड़ते हैं तो उसके अंदर हीट भी निकलती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है और साथ साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होती है। इन सम केमिकल रिएक्शंस वी आल्सो सी फॉर्मेशन ऑफ गैसेस। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें से गैसेस जो है वो बनती हैं, ऑफन अपीयरिंग एज बबल्स, बबल्स की फॉर्म में, and formation of precipitate insoluble particles. The decomposition of organic matter, that is rotting food, is also an example of a chemical reaction. खाना जो खराब हो जाता है, जैसे 2 दिन का अगर खाना आपने रखा है तो तीसरे दिन चौथे दिन आप देखेंगे तो वो जो है वो खाना खराब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। मीन्स खाने का सड़ जाना, ठीक है, उसका खराब हो जाना। तो वो रिएक्शन भी किसके अंदर आती है, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर काउंट की जाती है। These are known as characteristics of chemical reactions and are briefly explained below. इस तरह की रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शंस कहा जाता है, केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर से गैस भी इवॉल्व हो सकती है। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। और वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे कि पानी और आटा, ये क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर रहे हैं। और जो डफ हमारा बन रहा है वो क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो वाटर एंड फ्लोअर इज अ रिएक्टेंट एंड द डफ फॉर्म्ड इज अ प्रोडक्ट। ऑलराइट, ये आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझ आ गया। When one of the reactants of a chemical reaction is in liquid or solution form, अगर एक रिएक्टेंट, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, there is appearance of brisk effervescence in the liquid or a gas is evolved on mixing them. The gas can be identified by testing it. The evolution of gas in a chemical reaction is shown by putting an arrow towards pointing upwards. अगर किसी लिक्विड को किसी दूसरी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो उसमें से जो है वो गैस इवॉल्व होती है। और गैस को अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही हो तो उसको किस तरह से शो किया जाता है, एक एरो ऊपर की तरफ लगा के।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स, जैसे जिंक को अगर ऐड किया जाए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो दोनों सब्सटेंस जो है, दोनों जो है जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक जिंक सल्फेट बनाएंगे और प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, मींस उसके साथ साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगी। ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल आ गई आपकी एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस भी इवॉल्व होती है। दूसरा है चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है वो कलर में भी सब्सटेंस के जो हमारे रिएक्टेंट्स में होते हैं उनके कलर में भी चेंज आ सकता है व्हेन दे अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन में हैव अ डिफरेंट कलर, जो प्रोडक्ट बनते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन उनका एक अलग कलर हो सकता है दैट देन ऑफ द रिएक्टेंट्स के अलावा। अगर रिएक्टेंट्स में कुछ एटम्स जो हैं वो टेक पार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे उनका कलर कुछ और कलर का है, रेड कलर का है, लेकिन जब सपोज करो रेड कलर का है, जब किन्हीं दो सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन होगी तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर जो है वो अलग हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे व्हेन कॉपर कार्बोनेट पाउडर विच इज ग्रीन इन कलर, कॉपर कार्बोनेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब कॉपर कार्बोनेट को हीट किया जाता है स्ट्रांगली, ए ब्लैक रेसिड्यू ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज लेफ्ट, तो उसके बाद जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसके बाद अगर हीट किया जाता है तो बाद में जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो क्या रह जाता है, सिर्फ कॉपर ऑक्साइड Cu2O रह जाता है, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो मीन्स एक केमिकल रिएक्शन के अंदर गैस भी इवॉल्व हो सकती है और उसका कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है सब्सटेंसेस का। ऑलराइट, जैसे नीचे रिएक्शन दी हुई है कि कॉपर कार्बोनेट को CuCO3 को जब हीट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब गैस है इसलिए यहाँ पे एरो जो है वो CO2 के आगे एरो दिखाया गया है अपवर्ड्स डायरेक्शन में, तो इट मींस CO2 इज अ गैस। ऑलराइट, आ गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हेन टू रिएक्टेंट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और इन सोल्यूशन फॉर्म एंड रिएक्ट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस और प्रेसिपिटेट में बी फॉर्म्ड, जब कोई दो रिएक्टेंट्स जो है वो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, दे फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, तो वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जो किसी के अंदर भी मिक्स नहीं हो सकते। द प्रेसिपिटेट्स बीइंग हैवियर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो जो प्रेसिपिटेट्स इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका वेट जो है वो हैवी होता है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज शोन बाय पुटिंग एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और प्रेसिपिटेट्स अगर बनते हैं तो उनको शो करने के लिए एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाता है। गैस अगर इवॉल्व हो रही हो तो उसको किस तरह से शो किया जाता है, एरो को अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो रहे हो तो उसको किस तरह से शो किया जाता है, एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करके। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है व्हेन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म में जो सोल्यूशन रहता है, तो जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में जब सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है वो बनते हैं। रिएक्शन के तौर पे दिया था सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है AgNO3 के साथ मींस सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो AgCl, ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AgCl के आगे क्या शो किया गया है, एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो किया जाए तो इट मींस वो जो प्रोडक्ट है आपका वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। ठीक है, आगे है चेंज इन एनर्जी। Most of the chemical reactions are accompanied by either release or absorption of heat. On the basis of energy changes, chemical reactions are of two types. Energy change के बेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन जो है उनको दो पार्ट में, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट, वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें से हीट जो है वो निकलती है, हीट जो है वो बाहर निकलती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिलीज ऑफ हीट इज शोन बाय राइटिंग प्लस हीट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर हीट निकल रही है किसी रिएक्शन के दौरान तो उसको हम किस तरह से शो करते हैं, राइट हैंड साइड में लिख के प्लस का साइन देके, प्लस और हीट का साइन देके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कोल वंस इन एयर, जैसे जब अगर कोयले को जो है वो एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हीट जो है वो निकलती है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जो है वो किस तरह से दी हुई है, सी क्या है आपका,
कोल, ये कोल का सिंबल होता है। C+O2 जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन मीन्स एयर की प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो CO2 प्लस हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है। तो जब हीट जो है वो निकलती है किसी भी रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वो जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो अब्सॉर्ब की जाती है, मींस यहाँ पे हीट जो है वो अब्सॉर्ब होगी। दोनों में डिफरेंस देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज शोन बाय राइटिंग प्लस हीट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और माइनस हीट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट आपकी एब्जॉर्ब होगी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो प्लस हीट का साइन आएगा, और अगर राइट हैंड साइड केमिकल रिएक्शन के राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो माइनस हीट का साइन आएगा। एग्जांपल के तौर पे है, जब कार्बन और सल्फर को हीट किया जाता है तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डिसल्फाइड जो है वो बनता है, और साथ में क्या इवॉल्व होती है, साथ में क्या अब्सॉर्ब होती है, हीट एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब होती है। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ स्टेट, केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट जो है वो एक किसी सब्सटेंस की किस तरह से चेंज हो जाती है। इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस द फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में चेंज, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान फिजिकल स्टेट जो रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की वो है वो चेंज हो सकती है। फिजिकल स्टेट, फिजिकल मीन्स कि उसकी अपीयरेंस जो है उसको, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, वो चाहे रिएक्टेंट साइड में हो या फिर प्रोडक्ट वाली साइड में हो। The change of state is represented by writing the symbols of the physical state beside the formula or name of the reactants and products. The symbols used are S for solid, I for liquid, L for liquid, G for gas and AQ for aqueous. अगर किसी भी रिएक्टेंट वाली साइड में या प्रोडक्ट वाली साइड में एक फिजिकल चेंज आ रही है तो उसको हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं, उस एटम या उस सब्सटेंस के हम पीछे क्या लगाते हैं, S। अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो S लगाएंगे, अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो L लगाएंगे, और अगर एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा तो AQ लगाएंगे। अब जहां पे ऐसे रिएक्शन दी है व्हेन हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे गैस है, तो गैस को किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट में G डाल के, प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया जा रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, एक गैसेस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी G आ जाएगा। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं तो मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, H2O। अब वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए वाटर के आगे H2O के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, L। तो ये इसकी चेंज को, इसकी फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। Now let us perform some activities in the chemistry laboratory under the supervision of a teacher to observe chemical changes। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो लेबोरेटरीज के अंदर परफॉर्म करने वाली हैं, ठीक है। हम आगे पढ़ते हैं, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3 है। इसके बाद ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करने वाली हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या क्या होगा, ये आपका आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी हो सकता है। तो अगर आपको डिफरेंस आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल एंड ए केमिकल चेंज, तो ये वाला जो आंसर है वो आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। फिजिकल चेंज क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मीन्स इसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उसको हम बैक टू द उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज इट इन्वॉल्व्स चेंज इन टेक्सचर, शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, वॉल्यूम, मास, वेट एंड डेंसिटी। फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस का टेक्सचर, उसका साइज, उसका कलर, उसका शेप जो है, या वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, डेंसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर। केमिकल चेंज में ये सब चेंजेस नहीं आती जो फिजिकल चेंज में है। इसमें क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट उसकी चेंज हो जाती है। स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो गया तो उसको हम बैक टू लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नहीं ला सकते। टेम्परेचर चेंज हो सकता है और उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनता है, ठीक है। और केमिकल चेंज में वन और मोर डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड।
केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल चेंज के दौरान कोई ना कोई एक या दो प्रोडक्ट जो है वो आपको आपके जो है केमिकल रिएक्शन के दौरान बनेंगे। इट डज नॉट चेंज द मैटर। फिजिकल चेंज में मैटर जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज के दौरान चेंज ऑफ फॉर्म टेक्स प्लेस। फिजिकल चेंज में नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, फिजिकल चेंज में कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होती है, जबकि केमिकल चेंज के दौरान एक केमिकल रिएक्शन जो है वो होती हैं। नो एनर्जी इज गिवन आउट, फिजिकल चेंज में कोई भी एनर्जी जो है वो गिवन आउट नहीं होती है, लेकिन केमिकल चेंज के दौरान लाइट, हीट एंड साउंड आर गिवन ऑफ इन सम केमिकल चेंजेस। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी जो है वो कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो होती हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। आगे पढ़ते हैं हम। वी रेगुलरली कम अक्रॉस सेवरल केमिकल चेंजेस इन अवर डे टू डे लाइफ्स। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो, केमिकल चेंजेस जो हैं वो हम देखते रहते हैं। इन समर इफ फूड इज नॉट प्रिजर्व्ड प्रॉपरली इट स्पॉइल्स। समर गर्मियों के दिनों में हम क्या देखते हैं, अगर हम खाने को प्रॉपरली प्रिजर्व ना करें, उसको फ्रिज के अंदर ना रखें, तो वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, तो उसके अंदर एक केमिकल चेंज होती है जिसकी वजह से खाना जो है वो खराब हो जाता है। यू ऑफन गेट अब्जॉर्ब्ड इन वॉचिंग ए टीवी प्रोग्राम एंड फॉरगेट टू ईट द स्लाइसेस ऑफ एप्पल योर मदर हैज गिवन यू what do you notice after some time the exposed slices of apple have turned brown, do you know why? कुछ टाइम क्या, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर परिवार में कोई भी जो है, जहाँ आपकी मदर जो है वो आपके लिए कुछ खाने के लिए जैसे एप्पल के कुछ स्लाइसेस आपके लिए काट के लाती हैं, और आप टीवी देखने में इतने ज़्यादा मगन होते हैं कि आप उस एप्पल को खाना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ टाइम के बाद देखते हैं तो वो जो एप्पल के स्लाइसेस होते हैं उनका कलर जो है वो चेंज हो गया होता है। वो किस में चेंज हो गया होता है? इनटू ब्राउन कलर। आपने कभी सोचा है कि वो ब्राउन कलर में क्यों चेंज हुआ? तो इसकी रीजन जहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एप्पल जब एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट किया, उसके साथ एयर जब रिएक्ट की तो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया इनटू ब्राउन, विच फॉर्म्स ए कोटिंग ऑन द स्लाइसेस ऑफ सब्सटेंस। जो एक कोटिंग बन जाती है ब्राउन कलर की, वो स्लाइसेस के ऊपर, एप्पल के स्लाइसेस के ऊपर बन जाती है। क्योंकि एप्पल में जो है वो आयरन पाया जाता है। आयरन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक रस्ट जम जाती है, एक जंग सा लग जाता है, जो ब्राउन कलर का आपको यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। द सेम फिनोमिना इज ऑल्सो नोटिस्ड इन द केस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल। यही सेम फिनोमिना जो है वो पोटैटो के अंदर और ब्रिंजल के अंदर भी पाया जाता है कि अगर उसको काट के कुछ टाइम के अंदर, कुछ टाइम पीरियड के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में खुला छोड़ दें तो उसका कलर जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगा इनटू द ब्राउन कलर। One of the most commonly observed chemical change takes place when any iron object is exposed to air। एक बहुत ही बढ़िया केमिकल चेंज देखने को मिलती है जब एक आयरन ऑब्जेक्ट, जब एक लोहे का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम एयर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में लोहे का कोई ना कोई पीस जो है, जैसे सरिया ही हो गया, ठीक है, वो पड़ा रहता है। लेकिन जब वो हम उसको ऐसे ही रखते हैं एयर की प्रेजेंस में या फिर वाटर के प्रेजेंस में, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि वो उसको जंग लग गया होता है। मीन्स उसका कलर जो है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो गया रहता है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। Gets deposited on a तवा, खुरपी और a कढ़ाई if these iron utensils are left outside overnight। जैसे ही यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स दिए हुए हैं आपको, तवा, खुरपी और कढ़ाई, अगर इन सब्सटेंसेस को, अब ये चीज़ें क्यों बताई गई हैं? क्योंकि ये आयरन की बनी होती हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम एक रात के लिए बाहर छोड़ देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सुबह हम क्या देखते हैं कि एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इनका जो कलर है वो चेंज हो गया रहता है। ए रेडिश ब्राउन डिपॉजिटेड इज नोटिस्ड। एक रेडिश ब्राउन कलर जो है वो इनके ऊपर आ गया रहता है। इफ दिस नेग्लेक्ट कंटिन्यूज द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली गेट्स कोरोडेड एंड बिकम्स यूजलेस। अगर इस चीज को हम नेग्लेक्ट करें, इसको रेगुलरली इसी तरह से रखें, मीन्स 1 महीना 2 महीने तक हम उस चीज को यूज ना करें, उनको प्रॉपरली एयर और वाटर से बचा के ना रखें,
तो कुछ महीनों के बाद हम देखेंगे कि उनके ऊपर पूरी तरह से जंग जो है वो लग जाएगा उन सब्सटेंसेस को। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। उस ब्राउन डिपॉजिट को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। लेट अस स्टडी द फिनोमिना इन डिटेल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट हैपेंस। रस्ट के बारे में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। रस्टिंग इज एक्चुअली कोरोजन ऑफ आयरन। रस्टिंग को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग को क्या कहते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। रस्टिंग क्या होती है? लोहे को जंग लगना। मिलियंस ऑफ रुपीज आर लॉस्ट ईच ईयर बिकॉज ऑफ कोरोडिंग अवे ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रस्टिंग। व्हाट इज कोरोजन? बहुत मिलियंस ऑफ रुपीज जो कॉइन्स होते हैं, मिलियंस, उस जो कॉइन्स जो है वो मिलियंस में हर साल जो है वो लॉस्ट होते हैं, हर साल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। किसकी वजह से? रस्टिंग की वजह से। कोरोजन इज द रिएक्शन बिटवीन ए मटेरियल एंड इट्स इन्वायरमेंट। कोरोजन क्या होती है? एक रिएक्शन होती है एक मटेरियल कौन सा होना चाहिए? आयरन ऑब्जेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं मेटल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इन्वायरमेंट में कौन से आगे? एयर और वाटर। मींस जब रिएक्शन एक मेटल या एक मटेरियल की एयर और वाटर के साथ होती है तो वो क्या बनाते हैं? कौन सी रिएक्शन उसको कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। इट कॉजेज द मटीरियल टू डेटोरेट एंड अल्टर्स इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। मच ऑफ दिस लॉस इज ड्यू टू द कोरोजन ऑफ आयरन, ऑल्दो मैनी अदर मेटल्स में करोड एज वेल। बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो इसी तरह से करोड हो जाते हैं, मीन्स उनमें रस्टिंग लग जाती है, उनमें जंग लग जाता है। द प्रॉब्लम विद आयरन is that the oxide formed by the oxidation does not adhere firmly on the surface of the metal। metals में क्या होता है कि जब वो वाटर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं मेटल्स जितने भी, तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब ऑक्साइड्स बनते हैं तो उसकी वजह से कोरोजन जो है वो होता है। It starts flaking off after some time. If it did not, it would be able to form a protective layer, slowing down further corrosion. It is interesting to note that certain metals such as aluminium develop a very tough oxide coating। हमने ये देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम मेटल्स हैं जिसके आजकल विंडोज आते हैं, डोर्स बनते हैं, तो उनके ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कोटिंग की जाती है जिससे वो एयर के प्रेजेंस में और वाटर के प्रेजेंस में उनको कोरोजन जो है वो नहीं हो सकता, मीन्स उनमें रस्टिंग जो है वो नहीं आ सकती, उनको जंग नहीं लग सकता। which adheres strongly to the surface of the metal and protects the metal surface from further corrosion। तो उनके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, वो कोटिंग जो होती है वो जिंक की कोटिंग हो सकती है या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है उनका, सो दैट उनको कोरोजन से बचाया जा सके। व्हाट इज रस्ट? रस्ट क्या होते हैं? रस्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड आयरन। इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस रस्टिंग अकर्स व्हेन ऑक्सीजन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आयरन। रस्टिंग क्या होती है? जब ऑक्सीजन जो है वो कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आती है आयरन के, लोहे के। मींस जब लोहा जो है, जब आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब रस्टिंग जो है वो होती है। द ऑक्सीजन कंबाइंस विद द मेटल फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड कॉल्ड एन ऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स बनाता है, दस वीकनिंग द बॉन्ड्स ऑफ द मेटल इटसेल्फ। तब क्या होता है? मेटल की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होने लगती है। इफ द बेस मेटल इज आयरन और स्टील द रिजल्टेंट ऑक्साइड इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। व्हाट डज दिस हैपन? व्हाट कुड बी द कॉज? अब कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से रस्टिंग होती है? आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स में अपीयर सॉलिड। आयरन और स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मींस बड़े बड़े जैसे पुल होते हैं आयरन के या स्टील के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में हमें दिखते हैं, मींस मजबूत दिखते हैं। बट वाटर मॉलिक्यूल्स कैन इजिली पेनिट्रेट द माइक्रोस्कोपिक पिट्स एंड क्रैक्स इट एनी एक्सपोज्ड मेटल सरफेस। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़ी आसानी से पेनिट्रेट हो जाते हैं उन आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्योंकि उनमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पिट्स होते हैं जिसके थ्रू जो पानी जो है वो उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उस आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट को कोरोड कर देता है। यू नो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। वाटर जो बना होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, H2O, with other atoms of the metal to form acids which will eventually cause more metal to be exposed. If sodium is present as in the case with salt water, corrosion will likely occur more quickly। अगर सोडियम प्रेजेंट होगा जैसे सॉल्ट वाटर हो गया
ठीक है, या नॉर्मल वाटर अगर हम यूज़ करें पानी के साथ अगर सोडियम की रिएक्शन होती है तो वो भी क्या कर जाते हैं, कोरोजन उनके अंदर जो है वो हो जाती है। मीनवाइल द ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मेटल एटम्स टू फॉर्म द डिस्ट्रक्टिव ऑक्साइड कंपाउंड। जब ऑक्सीजन जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। एज द एटम्स कंबाइन दे वीकन द मेटल मीनिंग मेकिंग द स्ट्रक्चर ब्रिटल एंड क्रम्बली। ठीक है, तो ये कॉज था रस्टिंग का। मींस अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो रस्टिंग किसकी वजह से होती है, जब कोई भी मेटल जो है वो पानी, वाटर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो है रस्टिंग जो है वो, कोरोजन जो है वो अकर होता है। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को जंग जिन सब्सटेंसेस को जो आयरन, स्टील या मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जंग लगने से किस तरह से बचाया जा सकता है। देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से कोरोजन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। कुछ मेथड्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट मेथड है बाय पेंटिंग। हम क्या करते हैं, जैसे हमारी विंडोज़ जो है, घर की विंडोज़ जो होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं, तो अगर हम उनके ऊपर पेंट ना करें तो उन आयरन की विंडोज़ को भी जंग लग सकता है। तो इसलिए आयरन की विंडोज़ को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड होता है बाय पेंटिंग। पेंटिंग करके आयरन, स्टील ऑब्जेक्ट्स या मेटल ऑब्जेक्ट्स को पेंट करके हम उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था। ग्रीसिंग, ग्रीस का यूज़ करके हम रस्टिंग से जो है वो स्टील ऑब्जेक्ट्स, आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचा सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज जो होती हैं, जो फैक्ट्रीज में लगी होती हैं, तो वो सारी की सारी मशीनरीज जो हैं वो लोहे की बनी होती हैं। तो उनको अगर प्रॉपरली हर 2 दिन में, हर 3 दिन में या हर हफ्ते में ग्रीसिंग ना की जाए तो वो क्या हो जाती हैं, क्रोजन उनको जो है वो पकड़ लेता है। मीन्स उसमें रस्टिंग जंग जो है उन मशीनरीज में लग सकता है। तो दूसरा मेथड था रस्टिंग को रिमूव करने का, ग्रीसिंग। ठीक है, इसके बाद होता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके, या फिर नॉन मेटल और नॉन मेटल किन्हीं दो नॉन मेटल्स को मिक्स करके जो एक नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय जो है वो कोरोजन से रेजिस्टेंट होता है, मींस उसको कोरोजन जो है वो नहीं लगता है। एलॉय मींस मिक्सिंग 2 और 3 मेटल्स इन देयर मोल्टन स्टेट होमोजेनियसली। ठीक है, 2 या 3 मेटल्स को मिक्स करके जो एक नया प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है, एलॉय होता है। देर आर सम मेटल्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो मॉइस्चर से, जिनका मॉइस्चर के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मींस मॉइस्चर अगर हो तो उन मेटल्स को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सच मेटल्स व्हेन अलॉयड विद आयरन, उन मेटल्स, वो मेटल्स जब अलॉयड किए जाते हैं, जब आयरन के साथ मिक्स किए जाते हैं तो प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग रस्टेड, तो आयरन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको रस्टिंग नहीं होती। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया एंड अलॉय ऑफ आयरन विद निकल एंड क्रोमियम हो गया। सिमिलरली ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर, उसी तरह से ब्रास जो होता है वो अलॉय होता है जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर क्या है, दोनों मेटल्स हैं। तो दो मेटल्स को कंबाइन करके, मिक्स करके होमोजेनियसली इन देयर मोल्टन स्टेट, मींस उनको पिघला के, जिंक और कॉपर को पिघला के जब उनको मिक्स किया जाता है तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, ब्रास बनता है, जो कि क्या है, एक एलॉय है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है एनोडाइजिंग। There is a method of forming an artificial oxide layer of aluminium on the surface. एक मेथड होता है जिसके दौरान क्या किया जाता है, फॉर्मिंग एंड आर्टिफिशियल ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर जमा की जाती है। दिस ऑक्साइड लेयर आल्सो नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एलुमिना। उस ऑक्साइड लेयर को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी कहते हैं या एलुमिना कहते हैं। हैज सेवरल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जिसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज अ ट्रांसपेरेंट सिरेमिक, ये एक ट्रांसपेरेंट सिरेमिक होता है। नॉट ए मेटल, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जो कि मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड इज मच हार्डर देन एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम से ज़्यादा सख्त होता है। सो इट इज़ हाईली स्क्रैच रेजिस्टेंस, इसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं पड़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए वेरी प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक प्योर कंडक्टर होता है, मीन्स इसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती है। अनलाइक द केस ऑफ स्टील, द लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हेल्प्स प्रिवेंट फर्दर कोरोजन ऑफ द सरफेस। तो एनोडाइजिंग करके भी जो है कोरोजन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजिंग। इट इज अ प्रोसेस इन विच द मेटल इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक। ये वो प्रोसेस होता है जिससे मेटल को डिप किया जाता है मोल्टन जिंक के अंदर। मोल्टन जिंक क्या होता है, जिंक को पूरी तरह से पिघला के और उसके अंदर मेटल को डिप किया जाए, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पाइप्स, corrugated metal roof sheeting and many other articles are galvanized
इट इंक्रीज देयर रेजिस्टेंस टू कोरोजन बाय वेदर एटसेट्रा। फिर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी कोरोजन को जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मेटल ऑन अदर मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि एक मेटल की कोटिंग जो है वो दूसरे मेटल के ऊपर की जाती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। इट प्रिवेंट्स द मेटल लेयर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एयर और मॉइस्चर को। जो कोटिंग हमने एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की होती है, तो जो फर्स्ट मेटल होता है उसको प्रिवेंट करता है रस्ट होने से। फॉर एग्जांपल द हैंडल बार ऑफ बाईसाइकिल्स, जैसे हैंडल बार होते हैं बाईसाइकिल्स के लुक सिल्वरी, वो सिल्वर कलर के दिखते हैं, शाइनिंग करते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयरन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि वो किसके बने होते हैं, उसके ऊपर आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो की जाती है विद निकल एंड क्रोमियम के साथ। ठीक है, तो ये थे कुछ मेथड्स जिससे कोरोजन को जो है वो प्रिवेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। Like the many chemical changes we constantly observed all around us, some physical changes are also quite common. One such example is crystallization. You have read in class 6 that sugar and salt can be obtained by evaporation of water from sugar solution and salt water. जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि शुगर और सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन, शुगर और जो सॉल्ट है वो एवेपोरेशन मेथड से ऑब्टेन होता है। ठीक है, शुगर और सॉल्ट जो है वो कौन सी प्रोसेस से ऑब्टेन होते हैं, बाय द मेथड ऑफ एवेपोरेशन। सॉल्ट क्रिस्टल्स हाउएवर आर इम्प्योर एंड वेरी स्मॉल। सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो पहली बात तो वो इम्प्योर होते हैं, मीन्स प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से एक सब्सटेंस को दूसरी फॉर्म में पाया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइजेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम ए होमोजेनियस और यूनिफॉर्म सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल, किसी भी सॉलिड क्रिस्टल का बनना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन मैनी शेप्स। क्रिस्टल जो है वो बहुत सारी शेप्स में बनते हैं, सच एज क्यूबिक शेप में बन सकते हैं, टेट्रागोनल शेप में बन सकते हैं, हेक्सागोनल शेप में बन सकते हैं और ट्रायंगुलर शेप में भी बन सकते हैं। फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू टेक प्लेस ए सोल्यूशन मस्ट बी सुपर सैचुरेटेड इन ए स्टेट इन विच द लिक्विड और solvent contains more dissolved solute than can ordinarily be retained at that temperature. Let us consider an example that is fairly easy. एक एग्जाम्पल से इस प्रोसेस को हम डीपली पढ़ते हैं। टेक ए पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। एक बॉइलिंग वाटर का पॉट लेना है हमने जिसमें पानी जो है वो उबलता हुआ पानी हो, एंड ऐड टेबल सॉल्ट वाइल स्टीरिंग इट, मेक ए वाटर सॉल्ट सोल्यूशन। और उसको स्टीर करते रहना और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो डाल देना है, टेबल सॉल्ट। कंटिन्यू एडिंग सॉल्ट अंटिल नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। उसके अंदर जो गर्म पानी होगा उसके अंदर सॉल्ट जो नमक है वो डालते जाना और तब तक डालते जाना है जब तक उसके अंदर जो सॉल्ट है वो घुलना ना बंद हो। कंटिन्यू एडिंग सॉल्ट अंटिल नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। नाउ ऐड 1 more टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसके बाद एक और टीस्पून हम सॉल्ट का डालेंगे उस बॉइलिंग वाटर में। द सॉल्ट दैट विल डिजॉल्व फर्दर विल हेल्प इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ crystallization process. This first step is called nucleation or primary nucleation. The salt resting at the bottom of the pot will provide a site for nucleation to occur. वो जो salt जो नीचे किसी भी बर्तन के अंदर, जैसे कोई भी हम पॉट के अंदर उस प्रोसेस को अगर कर रहे हैं तो जो पॉट के अंदर जो सबसे नीचे डिपॉजिट होगा सॉल्ट वो क्या होगा, साइट फॉर न्यूक्लिएशन। नाउ स्टार्ट बॉइलिंग द सोल्यूशन अंटिल ऑल द वाटर कंटेंट इज बॉइल्ड अवे। अब उस सोल्यूशन को हमने बॉयल करना शुरू कर देना है, तब तक बॉयल करना है जब तक उसमें जो पानी है वो पूरी तरह से बॉयल ना हो जाए और बॉयल होके एवेपोरेट ना हो जाए। यू नोटिस दैट एज द वाटर बॉइल्स अवे क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट स्टार्ट अपीयरिंग। हम ये फाउंड करेंगे कि जैसे ही उसके अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से बॉइल्ड हो जाएगा, पूरी तरह से एवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे जो उसकी सतह पे जो क्रिस्टल्स होंगे वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, वो हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। तो नीचे एक्टिविटी दी गई है इसी को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो रीडिंग पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। तो
इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी हम जो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लाइक MCQs क्वेश्चंस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिजिकल प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। एक फिजिकल प्रोसेस के दौरान कौन सी चेंज जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, शेप, साइज, कलर, सब्सटेंस। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा सब्सटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए फिजिकल चेंज। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं फिजिकल चेंज की, इसमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। मेकिंग ऑफ ए वुडन बैट फ्रॉम वुड, ड्रॉइंग ए पीस ऑफ कॉपर इनटू ए थिन वायर, ए प्लेन शीट ऑफ पेपर इज क्रम्पल्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से केमिकल चेंज वाला ऑप्शन कौन सा है। मिक्सिंग ऑफ शुगर क्रिस्टल इन वाटर्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ने ए नॉर बी। तो इसका ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी। ए केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स, केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ऑप्शंस आएंगे इसमें, ऑल ऑफ दीज। रस्टिंग इज द रिएक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल्स, the reaction of water on metals, the reaction of paint on metals, the scientific term used for galvanization। तो इसका ऑप्शन आएगा the reaction of air on metals। Rusting can be prevented by painting, anodizing, electroplating, all of these। हमने पढ़ा ये तीनों ऑप्शंस जो है वो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद करते हैं सेवंथ, फॉर क्रिस्टलाइजेशन टू टेक प्लेस द सोल्यूशन मस्ट बी। क्रिस्टलाइजेशन के लिए सोल्यूशन जो है वो कौन सा होना चाहिए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड या फिर हॉट। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, सुपर सैचुरेटेड। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम ए होमोजेनियस सोल्यूशन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, न्यूक्लिएशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर सैचुरेशन। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर मॉलिक्यूल्स easily dash the microscopic pits and cracks in any exposed metal। Water molecules easily penetrate the microscopic pits। penetrate आएगा फर्स्ट फिलअप में। सेकंड, dash is mixing 2 or 3 metals homogeneously with each other। इसका ऑप्शन आएगा इसका आंसर आएगा alloying। alloying is mixing of 2 or 3 metals। थर्ड है, do not stare at the dash of burning magnesium ribbon for long। इसका आएगा dazzling light। do not stare at the dazzling light, DAZZLING। फोर्थ है, dash dash is a change in the physical property of a substance। ice melting is a change in the physical property of a substance। ice और melting। इसके बाद फिफ्थ है, dash dash occurs whenever compounds are either formed or decomposed। तो फिफ्थ का आएगा chemical change occurs whenever compounds are either formed or decomposed। all right। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखिए, रस्टिंग इज एक्चुअली करोजन, ट्रू है। केमिकल चेंज इज रिवर्सिबल, फॉल्स है। बर्निंग ऑफ वुड इज अ फिजिकल चेंज, फॉल्स है। मेकिंग ऑफ ए क्रिकेट बैट इज अ केमिकल चेंज, फॉल्स है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ट्रू है। इसके बाद है मैच द कॉलम्स। एनोडाइजिंग किसके साथ मैच करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एफ के साथ। उसके बाद है टू, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स, ये किसके साथ मैच करेगा, इलेक्ट्रो प्लेटिंग के साथ, डी पार्ट के साथ। उसके बाद सी वाटर, सी वाटर किसके साथ मैच करेगा, क्रिस्टलाइजेशन, ए पार्ट के साथ। केमिकल चेंज फोर्थ पार्ट जो है वो बेकिंग ए केक, बी पार्ट के साथ जो है वो मैच करेगा। उसके बाद सेटिंग ऑफ कर्ड, सेटिंग ऑफ कर्ड फिफ्थ पार्ट जो है वो किसके साथ मैच करेगा, सी के साथ, केमिकल चेंज। ऑलराइट। इसके बाद है सिक्स्थ ब्रास, ब्रास जो है वो किसके साथ मैच करेगा, ई पार्ट के साथ, कॉपर एंड जिंक। ठीक है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। कुछ नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें से हमने ये बताना है कि फिजिकल चेंज किस में होता है और केमिकल चेंज किस में हो रहा है। एल्यूमिनियम फॉइल मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या है, फिजिकल चेंज।
डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ ए कैंडल क्या है? फिजिकल चेंज। श्रेडिंग पेपर इनटू लिटिल पीसेस ये क्या है? फिजिकल चेंज। और फॉर्मेशन ऑफ स्टीम क्या है? फिजिकल चेंज। तो ये थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। इसके आगे जो 6th पार्ट है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का लेसन जो है वो आपने एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे से सुना भी होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।